स्वागत है आपका इस टेस्ट सीरीज के यूट्यूब चैनल पर, जहां क्लास 9 से लेकर 12 तक के सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है पिक्चर और एनिमेशन के साथ। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के पहले खंड स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉप 15 क्वेश्चन का ऑप्शन के साथ और डिस्कशन के साथ। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, तभी आपको पूरी तरह से डाउट क्लियर हो पाएगा। तो चलिए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी का फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। ये 4 ऑप्शन है, इस 4 में से राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए 1.8 गुना 10⁻⁻11 कूलम पर किलोग्राम। यदि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की विशिष्ट आवेश का मान सबसे पहले जे थॉमसन ने ज्ञात किया था और इन्होंने ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का मतलब होता है कि इकाई द्रव्यमान पर उपस्थित आवेश का मान। यानी इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का जो सूत्र होता है वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पर आवेश बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वेक्टर P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव वेक्टर E तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टार्क होगा। यहाँ पे आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। और ये जब वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E है और जब ये क्रॉस हटेगा तो हो जाएगा PE साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 3, 1 कूलम आवेश बराबर डैश ESU, यानी 1 कूलम आवेश कितने ESU के बराबर होते हैं? ये 4 ऑप्शन देख रहे हैं आप, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 गुना 10⁻9। और ये 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसके साथ साथ ये भी आप याद रख लीजिए कि 1 कूलम आवेश बराबर तो 3 गुना 10⁻9 ESU होता ही है। साथ ही 1 कूलम आवेश बराबर 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन भी होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम होता है। और 1 फैराडे बराबर 96500 कूलम होता है। इसे याद रख लीजिए, बड़ी काम आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, स्थिर विद्युत उत्पन्न होती है। ऑप्शन है केवल उत्प्रेरण से, रासायनिक अभिक्रिया से या घर्षण से, या ऑप्शन डी है घर्षण और उत्प्रेरण दोनों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये केवल उत्प्रेरण से उत्पन्न होती है। घर्षण से जो होता है आवेश की उत्पत्ति होती है, और जब आवेश की उत्पत्ति होती है तो उसी आवेश के उत्प्रेरण के कारण स्थिर विद्युत की उत्पत्ति होती है। तो आवेश जो होती है 2 तरह की विद्युत की उत्पत्ति होती है। जब ये आवेश एक ही जगह पे स्थित रहती है तब उसको हम स्थिर विद्युत कहते हैं, और जब ये उत्पन्न आवेश जो होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने लगते हैं तब इसको हम धारा विद्युत कहते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल उत्प्रेरण से स्थिर विद्युत उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए और एक आवेश को बंद कर दिया जाए तो उनके बीच की आरंभिक बल रहेगा। तो आरंभिक बल जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन है 1/4, 4 गुना, 2 गुना, आधा। तो चलिए इसको समझते हैं और देखते हैं क्या होगा हमारा राइट आंसर। देखिए ये हम जानते हैं कूलम के नियम से क्या होता है, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बटे R²। ये कूलम का नियम है, ये सूत्र आपको याद होगा। ये हमारा सामान्य फार्मूला है। अब इस सामान्य फार्मूला में क्या कहा गया है कि बीच की दूरी को जो है आप क्या कर दीजिए, आधी कर दीजिए। तो ये दूरी को जो हमने आधी कर दिया तो ये दूरी R पहले यहाँ हुआ करता था, अब ये दूरी कितना हो गया? R/2। जब इसको आधा कर दिए तो ये कितना हो गया? R/2। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो हो जाएगा F का फार्मूला वो क्या हो जाएगा? K और Q1 Q2 ये तो सेम है, सिर्फ जो परिवर्तन हुआ है वो दूरी में परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पे दूरी जो R था अब ये R ना रख के ये क्या हो गया? R/2 हो गया। तो ये हमने यहाँ पे R/2 रखा और स्क्वायर यहाँ पे है तो स्क्वायर रखा। फिर यहाँ K तो K Q1 इंटू Q2 यहाँ भी है, ये R का स्क्वायर R² और ये 2 का स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा। अब ये 4 जो नीचा में 4 है, जब इसको हम ऊपर भेजेंगे ये जब पलटाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे हमारा ये आगे 4 हो जाएगा। बाकी जो जैसे है ये सब वैसे का वैसे रह जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये वैसे ही रह जाएगा। और ये जो ब्रैकेट के अंदर है, ये जो जितने भी ब्रैकेट के अंदर घेरा हुआ है ये हमारा क्या है? ये सामान्य फार्मूला जो यहाँ पर ऊपर में है, सबसे ऊपर में ये है।
तो ये क्या हो गया, फॉर्मूला तो ये सामान्य वाला जैसे था अभी भी वहां ऐसे है, लेकिन अंतर क्या हो गया, इसमें 4 से गुना हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा यदि हम दूरी आधा कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। बात क्लियर है, ऐसा हो जाएगा। हम इसे बिना सॉल्यूशन के भी समझ सकते थे, क्योंकि ये दूरी को आधा करने की बात कर रहा है, तो दूरी तो नीचे में होता है, और जब नीचे में होता है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। जब 2 का स्क्वायर नीचे में हो जाएगा 4, तो 4 फिर पलटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। बात क्लियर है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये 4 गुना हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एक एकांक कूलॉम आवेश वह है जिसे वायु में समान आवेश से 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो वह उसे प्रतिकर्षित करता है। तो ये परिभाषा का सूत्र लिखा हुआ है ना, तो ये एक आवेश कितना होता है, तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 गुना 10⁻⁹ न्यूटन बल से जब उसको वो प्रतिकर्षित करता है तो वही कहलाता है एक कूलॉम आवेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 बिंदु आवेशों प्रत्येक 20 माइक्रो कूलॉम को वायु में 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दोनों आवेशों को केंद्र से मिलाने वाली रेखा के अभिलंब और उनके बीच में जाने वाली सरल रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी। देखिए 2 बिंदु आवेश है ना, कितना है, 2 बिंदु आवेश, और प्रत्येक आवेश कितना है, 20 माइक्रो कूलॉम है। तो प्रत्येक का इतना है, इसका मतलब है कि प्लस भी इतनी माइनस भी इतनी, दोनों इतना है। तो इसके हिसाब से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दोनों मिलके 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन 7 का क्या हो जाएगा, सी 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 10 माइक्रो कूलॉम एवं 5 माइक्रो कूलॉम के 2 आवेशों को 20 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है, उनके द्वारा अनुभव कूलॉम बल का अनुपात कितना हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि एक जो है हमारा 10 माइक्रो कूलॉम का है आवेश और एक 5 माइक्रो कूलॉम का 2 आवेश है, दोनों को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। अब पूछ रहा है बल का अनुभव कितना करेगा, है ना, अनुभव कूलॉम बल का अनुभव कितना करेगा। तो एक बात ध्यान रखिए, 2 यदि रखा हुआ है तो यहाँ पे मान लेते हैं इस तरह से ये बिंदु, तो ये पहला है और ये दूसरा है, ये दूसरा है, तो ये इसके ऊपर जितना बल लगाएगा ये भी उसके ऊपर उतना ही बल लगाएगा न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है ना, तो जो जितना बल लगाएगा पहला दूसरे के ऊपर जितना बल लगाएगा दूसरा भी उसके ऊपर उतना ही बल लगाएगा। तो यहाँ बल का अनुपात पूछ रहा है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1:1, यानी 1:1। यदि यहाँ पे कुछ भी रहे 10, 5 या 10, 20 कुछ भी रहे और उसके बल के बारे में पूछे तो हमेशा जो है वो एक दूसरे पर बराबर बल ही लगाएगा न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, एक विद्युतीय द्विध्रुव 2 विपरीत आवेशों से बना है जिसके परिमाण +3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलॉम एवं -3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलॉम है और उनके बीच की दूरी 2.4 गुना 10⁻−10 मीटर है। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होगा मान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इसे कैलकुलेशन फॉर्मूला बैठा के कर लें, काफी आसान है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। स्क्रीन पे आप देखिए यहाँ पे ये 64 बूंद है और जिसकी धारिता कितना है 5 माइक्रो कूलॉम, और ये 64 बूंद मिलकर जो है एक बड़े बूंद का निर्माण करती है, यही कह रहा क्वेश्चन, और हमको जो है इस बड़े बूंद की धारिता निकालनी है। तो समझिए, यानी ये 64 बूंद मिलकर ये बन रहा है। तो हमने क्या किया कि छोटे बूंद की त्रिज्या को छोटी आर माना और बड़ी बूंद की त्रिज्या को हमने बड़ी आर ले लिया। ठीक है। अब चूंकि छोटे बूंद से 64 छोटे बूंद से मिलकर एक बड़ा बन रहा है, इसलिए इस 64 छोटे बूंद का जो आयतन होगा इस अकेले एक बड़े बूंद के आयतन के बराबर होगा। क्लियर है बात। अब यहाँ पे बूंद जो होता है वो गोले के आकार का होता है, इसीलिए यहाँ पे आयतन में गोले का सूत्र लगेगा। तो 64 गुना ये छोटे बूंद का आयतन 4/3 पर आर क्यू, आर का मान क्या है, छोटा है तो छोटी आर क्यू लिए, इसी तरह से बड़े का यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे जो है क्या हो गया हमारा, ये 4/3 है ना, ये 4/3 और ये 4/3 कैंसिल, उसी तरह से ये पाई और ये पाई भी कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारा 64, और 64 को हम क्या लिख सकते हैं 4 पे पावर 3, यानी यहाँ इस 64 को हम ये 4 पर पावर जो है क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आर क्यू है तो यहाँ भी आर पे 3, यहाँ भी 4 पे 3, तो इसीलिए हमने 4 और 4 गुना आर बट पावर 3 बराबर इधर आर क्यू बच गया। आर क्यू यहाँ क्यू से क्यू खत्म, बचा 4 आर बराबर बड़ी आर। तो ये जो हो गया हमारा, इसका मतलब क्या हो गया कि यदि आपको बड़ी त्रिज्या निकालना है तो छोटी त्रिज्या का 4 गुना हो जाएगा, और यदि इसकी त्रिज्या 4 गुना है तो इसकी धारिता भी जो होगा वो 4 गुना होगा। यानी यदि आपको बड़ी बूंद का जो है
धारिता निकालना है, बड़े बूंद की धारिता, तो छोटे बूंद की धारिता में क्या कीजिए आप 4 से गुना कर दीजिए, और छोटे बूंद की धारिता जो दिया हुआ है वो 5 माइक्रो कूलम दिया हुआ है, तो दोनों को जब गुना कर देंगे तो ये हो गया हमारा 20 माइक्रो कूलम। तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन में हमारा 20 माइक्रो कूलम है, यानी 20 माइक्रो कूलम ही हमारा आंसर होगा। बात क्लियर है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी 20 माइक्रो कूलम। आप सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो फटाक से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को इसमें बाद में जोड़ दीजिएगा शेयर करके। तो क्वेश्चन नंबर 11, जब दो आवेशित गोलों को तार द्वारा जोड़ा जाता है तो आवेश उन पर बढ़ता है, किस तरह से बढ़ता है? देखिए यहाँ समझिए, जब दो आवेशित गोला है और उसको हम तार से जोड़ दिए तब आवेश जो होगा एक दूसरे के ऊपर स्थानांतरित होना शुरू हो जाएगा, और ये तब तक स्थानांतरण होगा जब तक कि दोनों के ऊपर बराबर आवेश नहीं होता है। और ये तभी आवेशित एक दूसरे के ऊपर जाएगा जब जो है इनके जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि विभवांतर, वो अलग अलग होगा। यदि विभवांतर सेम है तो आवेशित गोलक को जोड़ देने पर भी ये एक दूसरे को क्या करेगा, स्थानांतरित नहीं करेगा आवेश। तो यहाँ पे इनकी विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस में होने के कारण जो होता है, चार्ज जो होते हैं वो फ्लो करने लगते हैं, और ये तब तक फ्लो करते हैं जब तक ये आवेश बराबर ना बढ़ जाए दोनों के ऊपर। तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो आवेशित चालक की सतह पर जो होती है, आवेशित चालक की सतह पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो ये उसकी सतह के लंबवत होती है। क्या होती है? सतह के लंबवत। ये ध्यान रखिए, स्टैटिक है, और ये क्वेश्चन जो है पूछा भी गया है 2015 और 17 में, काफी इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि एक ही समान विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन को रखा गया है, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से त्वरण का अनुपात क्या हो जाएगा? तो ये देखने में तो थ्योरेटिकल है, लेकिन है ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल। तो चलिए हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देख लेते हैं और समझ लेते हैं क्या होगा। बिना रटने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत समझ ले। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बात आ रहा है, त्वरण का। तो जो हम प्रोटॉन का त्वरण निकालेंगे, तो यानी एक्सीलरेशन ऑफ पी, ए का मतलब त्वरण है, पी का मतलब प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का त्वरण का फॉर्मूला हो जाएगा एफ पी बटे एम पी, यानी कि प्रोटॉन पर बल और प्रोटॉन का द्रव्यमान। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का बल और बटे इलेक्ट्रॉन का मास यानी द्रव्यमान। अब यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से त्वरण का अनुपात निकाले। इसका इलेक्ट्रॉन का निकालना है, जिसका निकालना है उसको ऊपर में रखना है। तो हमने ए ई को, इलेक्ट्रॉन का बोला तो हमने ए ई को ऊपर रखा, यानी इलेक्ट्रॉन के त्वरण को ऊपर रखा। और किससे निकालना है? प्रोटॉन से, ठीक है। जिससे निकालना है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, उसको नीचे रखा जाता है, यानी प्रोटॉन से। इसीलिए हमने प्रोटॉन का जो त्वरण होगा एपी, उसको हमने यहाँ नीचे रखा है। अब ए ई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो ए का फॉर्मूला हमारा ये हो गया, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ से हमने ए का मान रख लिया। उसी तरह से एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, इसका वैल्यू कहाँ से ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे। तो हमने इसका वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया, ठीक है। अब इसको फिर हमने पलटाया, ये जैसे का वैसे यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे का तैसे। फिर इसको पलटाया तो ये एम पी यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर और फोर्स ऑफ प्रोटॉन नीचे आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो वैल्यू होता है, फोर्स दोनों का जो बल लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर बराबर बल लगाते हैं, इसीलिए ये दोनों जो हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। और ऊपर में हमारा सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, मास ऑफ प्रोटॉन, और नीचे में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये देख लीजिए ऑप्शन किस में है। ऑप्शन यहाँ 13 नंबर हमारा ये है 1 0 मास ऑफ प्रोटॉन बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है बात? आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिए गए चित्र में ए और बी के बीच की धारिता ज्ञात कीजिए। ए और बी की, यहाँ ए और ये बी, तो इसकी बीच की धारिता हमको निकालना है, क्या होगा। ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। पहले एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पे ये जो दोनों देख रहे हैं आप, ठीक है, ये जो दोनों आप देख रहे हैं 6 माइक्रो, ये वाला भाग, ये दोनों किस में है, तो ये दोनों जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। किसमें जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में। और ये दोनों जो है आपका, ये लाइन इसके और इसके, ये क्या है, ये दोनों आपके समांतर क्रम में है। तो चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए, तो पहले हम इन दोनों को मिला के निकालेंगे, इन दोनों का समतुल्य धारिता क्या निकलता है। तो ये दोनों जो है श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/CS बराबर 1 हो जाएगा 6, ये 1/6 प्लस 1/6 ये। अब 1/6 इनको दोनों, इन दोनों का एलसीएम 6 आ जाएगा, ये 1 + 1 2 हो जाएगा। और इन दोनों को जब कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 1 2 2 3 6, तो ये हमारा जाएगा 1/3। और इस तरह से फिर यहाँ से
ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो सी एस गुना सी वन, ये हो जाएगा हमारा सी एस बराबर कितना 3। तो ये ऊपर वाले का वैल्यू हमारा कितना आ गया 3 माइक्रो फैराडे। अब ये वाला जो यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन, यानी यहाँ हो गया हमारा 3 और यहाँ हो गया 6, ये दोनों क्या हो गया लाइन हमारा समांतर है। तो अब समांतर यानी कि पैरेलल है, तो पैरेलल का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, सीधा दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो ये 3 प्लस ये वाला 3 प्लस ये 6, तो ये 3 प्लस 6 हो गया कितना 9। तो ये 9 माइक्रो फैराडे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है हमारा, ये ऑप्शन नंबर सी है, ये 9 माइक्रो फैराडे। क्लियर है डाउट? तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, कुलोम्ब बल क्या है? कुलोम्ब बल क्या है? केंद्रीय बल, विद्युत बल या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कुलोम्ब बल जो होता है ये केंद्रीय बल भी होते हैं और विद्युत बल भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आज हमारा जो था क्वेश्चन नंबर 16 में जाने से पहले जो है आज हमारा यहीं तक का पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 15 तक ही। तो हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर लिए। अब ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है जो आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे, वहीं आपका आंसर चेक करेंगे। फिर भी आप जो है आपने बताए क्वेश्चन नंबर 16 जो है विस्तृत विद्युतीय क्षेत्र होता है, क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और हम देखते हैं कि क्या होता है। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट का। तो ये हमारा आज का पार्ट था। आपको ये आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी करके बताएं, और इन दोनों का आंसर भी हमें दे दें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, यदि दोस्तों के साथ शेयर करने का मन है तो फेसबुक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर करें। जितना ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ेंगे हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, और हम उतना ही बेहतर आपको अच्छी तरह से मटेरियल प्रोवाइड करा सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।